चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। देखिए, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो है, जब इन्वायरमेंट में अनडिजायर्ड अमाउंट ऑफ रेडिएशन आना शुरू हो जाते हैं, जो कि नेचुरल रेडिएशन लेवल से ज़्यादा हो जाए, तब इससे थ्रेट होना शुरू हो जाता है ह्यूमन लाइफ को, फ्लोरा फौना को। और ऐसे पोल्यूशन को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द नेचुरल रेडिएशन लेवल। एनवायरनमेंट में देखिए बैकग्राउंड रेडिएशन हैं हमारे पास ऑलरेडी, एनवायरनमेंट में लगातार रेडिएशन होते रहते हैं, इसको हम कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन। ठीक, अब बैकग्राउंड रेडिएशन क्या है? ठीक है, कुछ गैसेस हैं जो कि रेडियो एक्टिव हैं और एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहती हैं, सॉइल में प्रेजेंट रहती है, जैसे कि रेडॉन गैस। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारा सॉइल है, अर्थ क्रस्ट है, उसमें कई सारे ट्रैप्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो वो भी समय समय पे डीके करते हैं, उसमें से रेडिएशन बाहर निकलते हैं। फिर जो कॉस्मिक रेस वगैरह हैं, यूवी रेस हैं सन से, जो बाहर से जो रेज आ रही हैं स्पेस से, कॉस्मिक रेस वगैरह, वो उनसे भी रेडिएशन होता रहता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो भी एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं, वहां से भी रेडिएशन, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर से जो टावर्स वगैरह होते हैं, तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स वहां से भी एमिट होती रहती हैं। और इसके साथ जो आपका मेडिसिन सेक्टर है, ठीक है, स्पेशली जो कि रेडिएशन थेरेपी वगैरह होती हैं, या जब एक्सरेज वगैरह होते हैं, या जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिसमें रेडिएशन एमिट होती है, तो ये सब जो है आपका बैकग्राउंड रेडिएशन का जो है रोल प्ले करता है। इसमें कई सारी और भी चीजें होती हैं, डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह होता है, फूड्स वगैरह होते हैं, जब वो डीके होते हैं तो कुछ लेसर अमाउंट में रेडियो एक्टिव रेडिएशन लीस्ट अमाउंट में बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो ये सब एक नेचुरल रेडिएशन लेवल में आते हैं, और अगर इनमें लगातार इंक्रीज होना शुरू हो जाए, देन दे पोज अ सीरियस थ्रेट टू ह्यूमंस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्टिंग ऑन द प्लैनेट। ठीक है, आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ डिपोजिशन और प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ऑन द सरफेस। ठीक है, कोई सब्सटेंस या कोई जगह अगर रेडियो एक्टिव कंटेमिनेट हो जाए, रेडियो एक्टिवेशन कंटेमिनेशन वहां हो जाए, इसका मतलब कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वहां पे आके चिपक गया है, डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, तो चाहे वो सॉलिड मीडियम हो, लिक्विड मीडियम हो, गैस मीडियम हो, या ह्यूमन बॉडी ही क्यों ना, जहाँ पे उन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की प्रेजेंस डिजायरेबल नहीं थी, वहां होना नहीं चाहिए था, पर वो वहां पहुंच गए। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अगर कहीं से लीक होकर किसी एनवायरनमेंट में प्रवेश कर गए हैं, किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रवेश कर गए हैं, किसी सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम, गैस मीडियम में पहुंच गए, जहां उनका होना नहीं चाहिए था, अनडिजायरेबल था उनका होना, अनवांटेड था, तो ऐसी कंटेमिनेशन को हम रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कहते हैं। और ये डेफिनेशन जो है वो दिया है एक एजेंसी है IAEA, उसने दिया है, इट्स कॉल्ड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, तो उसका ये जो है आपका ऑफिशियल डेफिनेशन है IAEA का। फाइन, ओके। ओके, ठीक है, तो ये IAEA ने डेफिनेशन प्रोवाइड की थी, और ये जो है एक ऑफिशियल डेफिनेशन है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। फाइन, अब हम देखते हैं आगे चल के न्यूक्लियर एनर्जी यूज करने से क्या क्या मेजर प्रॉब्लम सामने आती है। क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी यूज करने में चांसेस रहते हैं कि कई बार रेडियो एक्टिव लीकेज हो जाता है, कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, गैसेस बाहर लीक कर जाती हैं और एनवायरनमेंट को कंटेमिनेट करना शुरू कर देती हैं। तो आइए इसको देखते हैं।
तो कई बार क्या होता है कि जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह हैं, एक्सीडेंटली वहाँ पे जो है सब्सटेंसेस का लीकेज हो जाता है, गैसेस का लीकेज हो जाता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वहाँ से लीक कर जाते हैं। और ऐसा कई कई बार हो चुका है। कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो कि फेमस ट्रेजेडीज हैं, जैसे कि 3 माइल आइलैंड ट्रेजेडी, चेरनोबिल गैस लीक ट्रेजेडी, फुकुशिमा इंसिडेंट। तो कई सारे ऐसे डिजास्टर्स हुए हैं जहाँ पे जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं वो प्लांट से बाहर निकल के और एटमॉस्फेयर में फैल गए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स रहती हैं कि एक्सीडेंटल लीकेज कभी भी हो सकता है। और एक प्रॉब्लम क्या रहती है न्यूक्लियर एनर्जी यूज करने के साथ साथ, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोडक्ट्स एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल रहे हैं, बन रहे हैं, उनको कैसे हम सेफली डिस्पोज करें, उनको किस तरह से ट्रीट करें, कहाँ स्टोर करें ताकि वो एनवायरमेंट में ना फैलें। तो ये भी अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, काफी चैलेंजिंग प्रॉब्लम रहती है। तो देखिए, न्यूक्लियर रेडिएशन अगर हाई लेवल पे या हाई डोज में इंटरेक्ट करे ह्यूमन बींग के साथ या बाकी एनिमल्स के साथ, तो वो लीथल रहती है। लेकिन अगर लो डोज में किसी वर्कर को या किसी ह्यूमन बींग को जो है, आप कह सकते हैं अगर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के वो कांटेक्ट में आया है, तो बॉडी में कई सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ऑर्गन फेलियर्स हो सकते हैं और कैंसर वगैरह भी हो सकता है। कंटिन्यूड स्मॉल डोज एक्सपोजर, जो लोग लगातार न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स वगैरह हैं, वो लगातार रेडिएशन के छोटे छोटे एक्सपोजर में रहते हैं और इससे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि चाइल्डहुड ल्यूकेमिया, जो बच्चे हैं उनको बचपन से ही स्किन कैंसर वगैरह रहें, जो वुमेन्स हैं उनको फ्रीक्वेंट मिसकैरेज वगैरह हो जाए, जो बच्चे प्रोड्यूस हों वो अंडरवेट हों, ठीक है, इन्फेंट्स पैदा होते ही मर जाएं, इन्फेंट डेथ वगैरह ये भी रहता है। और उसके साथ साथ इम्यून सिस्टम भी डाउन रहता है, तो वल्नरेबिलिटी बन जाती है टुवर्ड्स एड्स होने की चांसेस बढ़ जाती है। कई सारे इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स वगैरह होते रहते हैं उन लोगों को जो लगातार कंटिन्यूअस एक्सपोजर में रहते हैं। तो ऐसे वही लोग होते हैं बेसिकली जो कि रह रहे हैं आसपास न्यूक्लियर पावर प्लांट के या वर्क कर रहे हैं वहां पे, दे आर एट हाई रिस्क। आर्टिफिशियल सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन? आर्टिफिशियल सोर्सेज मतलब मैन मेड, स्पेशली जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज हो रहे हैं वो बाहर लीक कर जाते हैं, तो उससे ये पॉल्यूशन होता है। मैंने आपको नेचुरल सोर्स बताया था, जैसे कि बैकग्राउंड रेडिएशन, ठीक है, बैकग्राउंड रेडिएशन में आपकी कॉस्मिक रेस जितनी हो गई, वो जो रेडॉन गैस है वो अपने आप में रेडियो एक्टिव है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है। अर्थ के अंदर कई सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ट्रैप्ड हैं और वो समय समय पे डीके करते रहते हैं और उसमें से रेडियो वेव बाहर निकलती हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी रेडिएशन बाहर फैलता है। तो आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या है? एक्सीडेंट्स जो हो जाते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, एक्सीडेंटली और गैसेस बाहर लीक कर जाती हैं, और न्यूक्लियर वेस्ट अगर सही से डिस्पोज नहीं किया गया तो ये भी एनवायरमेंट को कंटेमिनेट करना शुरू कर देता है। जब न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग वगैरह होती है उस समय एक्सप्लोजन जो किया जाता है तो उसमें से कोई न्यूक्लियर मटेरियल बाहर अगर आ गया उसको हम न्यूक्लियर फॉल आउट कहते हैं, ठीक है। इरप्शन हुआ, आपने न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह इस्तेमाल किए, जो न्यूक्लियर मटेरियल बाहर स्केप हो गए, तो दिस फॉल आउट कंटेन्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जैसे कि ये सारे स्ट्रोंशियम 90, सीजियम 137, आयोडीन 131, ये सब जो है एटॉमिक नंबर हैं, आइसोटोप्स हैं सब एलिमेंट्स के जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं। उसके साथ साथ यूरेनियम को निकाला जाता है, जब यूरेनियम की माइनिंग करके खोद के निकाला जाता है, और इसके साथ साथ बाकी अदर रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे कि थोरियम वगैरह को निकाला जाता है, ठीक है। तो उस समय माइन करते समय भी जब आप अर्थ से डग करके खोद करके इनको बाहर निकाल रहे हैं उस समय भी ये सब्सटेंसेस एनवायरमेंट में लीक हो सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशली एक ओर है मोनाजाइट नाम का, मोनाजाइट इज द ओर ऑफ थोरियम। तो मेटलर्जी प्रोसेस में मोनाजाइट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है थोरियम को, और थोरियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। इसके साथ साथ मेडिसिन लाइन में रेडिएशन थेरेपी वगैरह दी जाती है कई सारी डिजीज को क्योर करने के लिए, ठीक है। या डायरेक्ट एक्सपोजर होता है रेडिएशन का फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस वगैरह, ठीक है। आपको अलग अलग डायग्नोसिस के लिए एक्सरेज वगैरह और बाकी स्कैनर्स के थ्रू गुजारा जाता है, कीमोथेरेपी वगैरह होती है, तो इन सब में भी रेडिएशन का इस्तेमाल होता है और इनसे भी रेडिएशन बॉडी में एंटर करना शुरू कर जाती है। और इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे रेडिएशन समय समय पे निकलते रहते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह से या लैब्स वगैरह में जहाँ कुछ टेस्ट वगैरह हो रहे हैं वहाँ पे कुछ रेडिएशन इन्वॉल्व हैं, वो बाहर निकलती हैं। तो इससे ये सब क्या है, आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के। नेचुरल सोर्सेज में आपके स्पेशली बैकग्राउंड रेडिएशन आ जाते हैं, दे इंक्लूड कॉस्मिक रेज फ्रॉम स्पेस, ठीक है, स्पेस से जो रेज आ रही हैं,
टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मतलब क्या कि जो अर्थ क्रस्ट है, जो सरफेस है अर्थ का, उसमें कई सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि रेडियम 224, यूरेनियम 238, थोरियम 232, पोटेशियम 40, कार्बन 14। तो ये वो सारे एलिमेंट्स हैं, वो एटॉमिक नंबर्स हैं, वो आइसोटोप्स हैं जो कि रेडियो एक्टिव नेचर के हैं, और ये समय समय पे इनके न्यूक्लियस जो है वो डीके करता रहता है और रेडिएशन एमिट करता रहता है। अर्थ से ये रेडिएशन बाहर निकलती है, इसलिए इनको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। और जो स्पेस से रेडिएशन आ रही है उसको हम कॉस्मिक रेस कहते हैं, ये भी जो है रेडियो एक्टिव नेचर की होती है। तो ये सब आपके नेचुरल सोर्सेज ऑफ रेडिएशन में आ जाता है। अब रेडिएशन को बांटा जाता है दो तरह से, कि रेडिएशन जो है दो काइंड के होते हैं, एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो ये वर्ड आयोनाइजिंग वर्ड आया है आयंस से, ठीक है, बचपन में आपने पढ़ा होगा। आयंस होते हैं दो तरह के, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन जिसको आप कहते हैं कैटायंस, ठीक है, और एक आपका जो है होता है नेगेटिवली चार्ज आयन जो आप कहते हैं एनायंस। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन ऐसे रेडिएशन होते हैं जो जिस सब्सटेंस से पास करें उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन की एंट्री करा दें, ठीक है। मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर ऑर्बिट में, उसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाए या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए। अब किसी सब्सटेंस में, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, कैटायन बन जाएगा। किसी सब्सटेंस में, किसी एटम, किसी मॉलिक्यूल में एनायन का गेन हो जाएगा तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज लग जाएगा तो एनायन बन जाएगा। तो जब रेडिएशन किसी सब्सटेंस से होकर जा रही है, किसी मटेरियल, किसी मीडियम से होकर जा रही है, किसी मॉलिक्यूल से होकर जा रही है, किसी सेल से होकर जा रही है, और मीनवाइल जब वो उससे पास कर रही है उसको आयोनाइज कर दे, मतलब उसके बॉन्ड तोड़ दे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बना दे, इलेक्ट्रॉन्स को हटा दे, इलेक्ट्रॉन्स को डाल दे, ऐसे रेडिएशन को हम कहते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन। और ये सबसे ज्यादा घातक रेडिएशन होते हैं। अगर ये बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो बॉडी के कई सारे सेल्स को आयोनाइज कर देते हैं, जो बॉडी में पानी पड़ा है उसको आयोनाइज कर देते हैं, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्टार्च है, शुगर है, कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके बॉन्ड्स तोड़ देते हैं। तो जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टूट जाएगा बॉडी का तो ऑर्गन फेल होना शुरू हो जाएंगे, वर्क नहीं कर पाएंगे, टिश्यूज डैमेज हो जाएंगे, सेल्स डैमेज हो जाएंगे। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन सबसे ज्यादा घातक होते हैं। दूसरे होते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, मतलब ये पेनिट्रेशन पावर इनकी इतनी ज्यादा नहीं होती है, एनर्जी अच्छी खासी होती है, लेकिन ये आयंस नहीं बना पाते। मतलब जब ये कहीं भेजते हैं, कहीं जाते हैं किसी मीडियम में, तो उस मीडियम को आयोनाइज नहीं कर पाते, उसके बॉन्ड्स नहीं तोड़ पाते, इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन नहीं करा पाते। तो ऐसे रेडिएशन को नॉन आयोनाइजिंग कहते हैं, और ये कंपैरेटिवली जो है लेस डेंजरस होती है। आयोनाइजिंग रेडिएशन ज्यादा डेंजरस होती है, ठीक है। तो देखिए ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपके सामने यहाँ बना हुआ है, और इस तरफ जो है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, और इस तरफ जो है आप देख सकते हैं ये पूरा, ये आपका नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। जैसे आपका रेडियो वेव्स वगैरह जो होती है, माइक्रोवेव वगैरह होती है, इंफ्रारेड वेव जो होती हैं, विजिबल रेज जो होती हैं, और यूवी रेज भी जो स्टार्टिंग वाली होती हैं, लो एनर्जी वाली, ये सब आपकी किसमें आती हैं? ये आपकी आती है यहाँ से यहाँ तक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। तो IR, इंफ्रारेड वेव, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, और जितनी भी पावर लाइन्स हमारी हैं, रेडियो वेव जो FM रेडियो वगैरह में यूज हो रहा है, जो माइक्रोवेव ओवन में यूज हो रहा है, और जो हीट एनर्जी रेट निकल रही हैं, ठीक है, वेल्डिंग वगैरह में जो रेडिएशन निकल रहे हैं, ये सब क्या है आपके? ये आपके नॉन आयोनाइजिंग वेव्स हैं। तो ये जो रेडिएशन है ये नॉन आयोनाइजिंग है। डेंजरस ये भी रहता है, प्रॉब्लम ये भी क्रिएट करता है, बीमारियां ये भी देता है, पर ये ज्यादा लीथल नहीं होता। इसके बाद, और ये वेव जो होती हैं जनरली, ये इनकी जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। तो ये लॉन्ग वेवलेंथ वाली रहती है। यहाँ पे देखिए ये होता है वेवलेंथ, ये वेव है, और ये इसको हम कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ वेवलेंथ ज्यादा है, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, जिन वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा होती है, वो नॉन आयोनाइजिंग नेचर की होती है, इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होती। और जब वेवलेंथ कम होना शुरू हो, देखिए ये वेवलेंथ कम होना शुरू हो रही है, इसका मतलब क्या है? इनकी एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? वो आयन्स बनाएंगे वहां जाकर, ठीक है। तो ये भी जब रेस होती हैं, ये भी जब कहीं से पास होती हैं, तो जैसे स्पेशली मैं अगर नाम लूँ माइक्रोवेव का, तो आप लोग के घर में अवन होगा, माइक्रोवेव होगा, यूज किया होगा आप लोगों ने। इसकी जो प्रोसेसिंग होती है, काम कैसे करता है कि माइक्रोवेव के अंदर जब आप खाना डालते हैं तो हर एक चीज में पानी ऑब्वियसली होता ही होता है, वाटर आप डालते भी है, वाटर होता भी है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल से माइक्रोवेव अंदर जाती हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको वाइब्रेट करती हैं, क्योंकि जब तेजी से ये वेव्स कहीं पेनिट्रेट करती हैं
आयोनाइज तो नहीं कर पाती, पर उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके जो बॉन्ड्स हैं और जो मॉलिक्यूल इटसेल्फ है उसको वाइब्रेट करती है, तेजी से हिलाती हैं। तो वाइब्रेशन से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो भाप में बनना शुरू हो जाता है, पानी हीट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी ये जो वेव्स होती हैं ये नॉन आयनाइजिंग नेचर की होती है, लेकिन इनके अंदर भी एनर्जी होती है। ये जब भी किसी मीडियम से पास करते हैं, उस मीडियम में जो भी एटम्स हैं उनको वाइब्रेट करना शुरू करती है, उनकी एनर्जी बढ़ाना शुरू करती है। लेकिन जो आयनाइजिंग वेव्स जैसे कि आपकी एक्स रेज, गामा रेज, ये हाई एनर्जी रेज होती हैं। ये जब कहीं पेनिट्रेट करती हैं, ये सिर्फ वाइब्रेट नहीं करती हैं एटम्स को, ये उनके बॉन्ड्स को तोड़ देती हैं, आयोनाइज कर देती हैं, कैटायन एनायन बना देती हैं, रिएक्शन करा देती हैं। ये घातक वेव्स होती हैं और ये हाई एनर्जी वेव्स होती हैं। ठीक है, इनकी वेवलेंथ कम होती है। तो जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, वहां पे जो भी न्यूक्लियर फ्यूल्स यूज किया जाता है, वहां से जो सब्सटेंसेस बाहर निकल रहे हैं वो सब जो है आपकी आयनाइजिंग रेडिएशंस में आते हैं। और बाकी जो आपके रेडिएशंस हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स, ये सब जो आपका है ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस में आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, इट्स द फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड गामा रेज। ठीक है, जब किसी एटम से, किसी न्यूक्लियस से वो न्यूक्लियस डीके होना शुरू हो जाए, टूटना शुरू हो जाए, डिसइंटीग्रेट शुरू हो जाए, उस न्यूक्लियस का, उस एटॉमिक न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाए। कोई एलिमेंट है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, जो उनका एटम है, उनका जो न्यूक्लियस है वो टूटना शुरू हो जाए, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाए, और उसके होने से उसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स है और गामा रेज जो हैं, शॉर्ट वेव जिसको हम कहते हैं, वो जब निकलना शुरू हो जाए तो ऐसे एमिशन को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी इज स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसको हम कहते हैं बीटा पार्टिकल्स। बाकी जो एनर्जी बाहर निकल रही है उस एनर्जी को हम कहते हैं गामा रेज। तो ये शॉर्ट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और ये कब होती हैं, जब कोई एलिमेंट का न्यूक्लियस जो है वो टूटना शुरू हो जाए। ठीक है, और इसी से क्या होता है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो रेडिएशन जो बाहर निकलती हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है दो ग्रुप में, ये आपने ऊपर देखा। पहला होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो सिर्फ वाइब्रेट करता है पर आयंस नहीं बना पाता, और एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो जिस मीडियम में जाता है उस मीडियम से बॉन्ड तोड़ देता है, आयोनाइज करा देता है। तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन को देखते हैं पहले। अब इसमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि लॉन्गर वेवलेंथ की हैं। ये वेवलेंथ लंबी है, तो वेवलेंथ जब ज्यादा होती है तो एनर्जी कम हो जाती है, वेव कंपैरेटिवली एनर्जी कम हो जाती है। जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी एनर्जी थोड़ी कम हो गई। तो इसमें क्या है, इसमें कौन कौन सी वेव्स आती हैं, इंफ्रारेड रेस होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ हाई वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, यूवी रेज जिसमें आती हैं, वो यूवी रेज आती हैं जिनकी वेवलेंथ ज्यादा हो, और उसके साथ साथ माइक्रोवेव्स होती हैं। तो ये सारी जो वेव्स हैं ये आपकी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आ जाता है। ठीक है, अब इन वेव्स में एनर्जी तो अच्छी खासी होती है। दीज वेव्स हैव एनर्जी इनफ टू एक्साइट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। जिस मीडियम से वो पास कर रही हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी मीडियम, उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, एटम हैं, उनको वो एक्साइट करती हैं। एक्साइट करने का मतलब ये होता है कि उनको वाइब्रेट कराती हैं, उन एटम्स और मॉलिक्यूल को वाइब्रेट कराती हैं। ठीक है, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, बट इतना ज्यादा वाइब्रेट भी नहीं करा पाती, इतना ज्यादा इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती कि वो आयोनाइज हो जाए, मतलब बॉन्ड्स टूट जाए। ठीक है, नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू आयोनाइज। तो इससे प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है, प्रॉब्लम तब हो सकता है जब इससे आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएं। ये आईज को डैमेज कर सकती हैं, जैसे एक्लिप्स के समय, ठीक है, सोलर एक्लिप्स वगैरह हो और सन को आप डायरेक्टली देख लें, अचानक से वो हाई रेडिएशन आपकी आंख में पहुंच गई, तो उससे आपकी आईज डैमेज हो सकती हैं। या ये रेडिएशन कहीं से टहल के आ रही हैं, रिफ्लेक्ट हो जाएं किसी शाइनिंग सरफेस से, कोस्टल सैंड जो कि चमकीला रेत होता है उससे रिफ्लेक्ट होकर आ जाएं, या स्नो से रिफ्लेक्ट होकर सीधे आपकी आंख में पहुंच जाए, तो तेजी से रिफ्लेक्शन होता है, एक हाई बीम एनर्जी में पहुंचती है, इससे ब्लाइंडनेस वगैरह हो सकती है, जिसको हम स्लो ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। और इसके साथ जो इनका मेन काम होता है कि ये बॉडी के सेल्स को इंजर कर देते हैं। ठीक है, स्पेशली जो हमारी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, उनको ये डैमेज करने का काम करते हैं अगर बॉडी में बहुत समय तक ये अंदर इंटर कर गए। ठीक है, और इसके साथ ब्लिस्टर्स स्किन को खराब कर देते हैं, स्किन में रैशेस ले आते हैं, सनबर्न्स वगैरह भी इनसे हो जाते हैं। बहुत लंबे समय तक आप यूवी रे से कांटेक्ट में रहिए, स्ट्रॉन्ग शॉर्ट वे, आपकी जो लॉन्ग वेव लेंथ वाली यूवी रेज हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि सनबर्न वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन वगैरह में
जो रेडिएशन होती है, माइक्रोवेव्स होती है, इसका काम ये होता है कि वो जो कुकिंग मीडियम है, जो भी सब्सटेंस को आप हीट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसको वाइब्रेट करना शुरू करा देता है। ठीक है, वाइब्रेट होने से क्या होता है कि मॉलिक्यूल जब कस के वाइब्रेट होते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, उससे क्या होता है, कोलिजन से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, दस रेजिंग इस टेम्परेचर, और टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो खाना जल्दी पक जाता है आपका, खाना जल्दी पक जाता है उस केस में। तो इस तरह से माइक्रोवेव का सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है। ये हाई एनर्जी रेडिएशन होती हैं, शॉर्ट वेवलेंथ वाली। अब इस रेडिएशन से क्या होता है, आयनाइजेशन होता है, मतलब आयंस बनते हैं। जिस मीडियम में ये पास होती हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करा देंगे, कैटायन एनायन बना देंगे या बॉन्ड्स तोड़वा देंगे। ठीक है, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर पील्ड आउट फ्रॉम द आउटर शेल ऑफ एन एटम। एटम का जो वैलेंस शेल होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करा देती है जिस भी एटम या मॉलिक्यूल से वो पास हो रही है, किसी मीडियम से पास हो रही है। ठीक है, तो आयनाइजेशन होता क्या है, इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन एटम और अ मॉलिक्यूल acquires a negative charge और positive charge। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज कैसे मिलेगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए, और पॉजिटिव चार्ज कैसे मिलेगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए। और उससे क्या बनता है, आयन बन जाते हैं, कैटायन एनायन बन जाते हैं। और इसके साथ होने से क्या होता है, केमिकल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं, बॉन्ड टूटना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें कौन कौन सी रेडिएशन आती हैं जो कि आयोनाइज कर सकती हैं। यहाँ आती है शॉर्ट वेवलेंथ वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। देखिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नॉन आयोनाइजिंग भी थी। नॉन आयोनाइजिंग कौन सी थी, जिसकी वेवलेंथ लंबी थी, लॉन्ग। जब भी लॉन्ग वेवलेंथ वाली कोई रेडिएशन हो तो आप ये समझेंगे कि इसकी एनर्जी कम है, एनर्जी कम है, और शॉर्ट वेवलेंथ है तो एनर्जी ज्यादा है। तो लॉन्ग वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन यूवी वाली होती है वो नॉन आयोनाइजिंग नेचर की होती है, मतलब वाइब्रेट करती मॉलिक्यूल्स पर आयंस नहीं बना पाते। लेकिन जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली यूवी रेज होती हैं उनके अंदर आयनाइजिंग कैपेबिलिटी होती है। इसके साथ साथ जो एक्स रेस वगैरह होती हैं, गामा रेस होती हैं, और उसके साथ बाकी एनर्जेटिक पार्टिकल्स जो रिलीज होते रहते हैं न्यूक्लियर प्रोसेस में। ठीक है, या अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स जो निकलते हैं बाहर जब कोई भी जो है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डीके होना शुरू होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन वगैरह जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें न्यूट्रॉन्स वगैरह भी, हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स, गामा रेस, यूवी, शॉर्ट लाइन यूवी रेस, एक्स रेस, ये सब क्या है, ये आपके आयोनाइजिंग रेडिएशन है, हाई एनर्जी रेडिएशन है, और ये आयन बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इससे होता है क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एटम्स या मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती हैं, केस में नॉकआउट कर देती हैं स्पेशली। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आयन बनना शुरू हो जाते हैं, देयर बाय प्रोड्यूसिंग आयंस। अब आयंस प्रोड्यूस इन वाटर मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल they can induce reaction that can break bonds in protein and other important molecules। मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म में, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, उसके अंदर अगर ये रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन एंटर करती हैं, पेनिट्रेट करती हैं, तो बॉडी में पानी हर जगह है। ठीक है, वाटर के बॉन्ड्स बने हैं हर जगह, H मॉलिक्यूल है। तो अब प्रोटीन्स है बॉडी में, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को आयनाइज करना अगर शुरू कर देती है तो उससे क्या होता है, फॉरवर्ड केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं और बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाते हैं। कौन से बॉन्ड, जो बॉडी में प्रोटीन बना हुआ है, बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिससे बॉडी के ऑर्गन्स काम करना शुरू करते हैं। तो अगर ये बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएंगे तो बॉडी में सेल टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, ऑर्गन फेल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम ये समझ सकते हैं कि जब कभी कोई गामा रे समझ रहे हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन है, हाई एनर्जी रेडिएशन है, अगर किसी सेल से पास होता है, बॉडी में सेल्स वगैरह होते हैं, सेल से पास होता है, देन द वाटर मॉलिक्यूल नियर द डीएनए, जो डीएनए होता है सेल में, उसके आसपास जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, अब जो आयंस बन जाते हैं, ये आयंस रिएक्टिव होते हैं। ये आयंस जो हैं ये डीएनए से रिएक्ट करते हैं और डीएनए के मॉलिक्यूल्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं, बॉन्ड तोड़ना शुरू कर देते हैं, डीएनए डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो कई सारी म्यूटेशंस वगैरह इससे बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं। ये आपकी डेंजरस लेवल होता है आयनाइजिंग रेडिएशन का। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जब एक बार ये बॉन्ड तोड़ना शुरू कर देते हैं तो बॉडी में केमिकल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। केमिकल चेंजेस कहते हैं जब बॉन्ड टूट गए, अब वो बॉन्ड रहे नहीं, कोई नया बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, म्यूटेशन हो सकता है, उससे चेंजेस आना शुरू हो सकते हैं। तो केमिकल चेंजेस बॉडी में होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने केमिकल बॉन्ड को तोड़ दिया। अब इससे क्या, जो भी लिविंग टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे बॉडी में। ठीक,
अब इनके इफेक्ट्स जो हैं वो लंबे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। शॉर्ट रेंज इफेक्ट्स जो होते हैं इनके, वो होते हैं कि आप अचानक से कोई रेडिएशन आई तो बर्न्स जहाँ जहाँ फैला वहाँ जो है जल जाएगा। मेटाबॉलिज्म बॉडी का खराब हो सकता है, टिश्यूज जो है बॉडी के वो डेड हो जाएंगे, ठीक है। और अल्टीमेटली अगर ये चीज चलती रही तो डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म ये भी होना शुरू हो जाएगा। ये तुरंत है कि फटाक से किसी आप रेडिएशन के इफेक्ट में आए और जितना वो आपके अंदर पेनिट्रेट किया, आपकी बॉडी को उसने पहले बर्न किया, टिश्यूज को खराब किया, फिर धीरे धीरे आपकी डेथ हो गई। एक होता है लॉन्ग रेंज इफेक्ट जो लंबे समय तक होता है, ठीक है। जब आप किसी म्यूटेशन किसी रेडिएशन के संपर्क में आए, आप मरे तो नहीं लेकिन बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आना शुरू हो गए और वो लंबे समय तक रहे, आपकी जनरेशन पर जनरेशन चलते रहे। तो लॉन्ग रेंज इफेक्ट जो लंबे समय तक रहते हैं वो है म्यूटेशन, ठीक है। तो बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, बॉडी के जो ऑर्गन्स हो जाते हैं वो ट्यूमरस हो जाते हैं, उसमें ट्यूमर्स बनना शुरू हो जाते हैं, कैंसर हो जाते हैं। धीरे धीरे आप जो बॉडी में डेवलपमेंट चेंजेस होते हैं, ग्रोथ होती है बॉडी की, वो रुक जाती है। लाइफ स्पैन जो जीवन है आपका वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ये सब क्या है, ये लॉन्ग रेंज इफेक्ट्स होते हैं, लंबे समय तक जो बॉडी को इफेक्ट करते हैं। ये शॉर्ट रेंज इफेक्ट है कि हाँ आप सीधे संपर्क में आए, रेडिएशन आपको इफेक्ट किया, आप मर गए, टिश्यूज डेड हो गई, जल गए। लॉन्ग रेंज इफेक्ट्स होते हैं म्यूटेशन, जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, बॉडी में डिजीज होना शुरू हो जाती है, इससे आपकी लाइफ स्पैन कमजोर होना शुरू हो जाती है। तो जो रेडिएशन हमने देखे दो तरह के हैं, नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग। तो नॉन आयोनाइजिंग वाला जो है, जो जिसकी ज्यादा एनर्जी नहीं होती, these affect only those components which absorb them and have low penetrability, ठीक है। तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं कि हर जगह ये पेनिट्रेट कर जाए, ठीक है, लेकिन जहां जहां ये पेनिट्रेट कर पाते हैं वो जगह इनको एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर वहां पे ये अपने इफेक्ट दिखाना शुरू करती है। जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है ये हाई एनर्जी के होते हैं, इनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, मतलब कहीं भी ये भेद कर सकते हैं, घुस सकते हैं और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को बॉडी के तोड़ सकते हैं, ठीक है। जितने बॉडी में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, बॉन्ड है, उनको आराम से ये तोड़ सकते हैं, आयोनाइज कर सकते हैं। तो ये जो बॉडी को डैमेज होता है इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल डैमेज। ये जो होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन के द्वारा, इसको समझते हैं कि किस तरह के डैमेजेस बॉडी को हो सकते हैं। तो जो रेडिएशन के थ्रू डैमेज हो रहा है उसको हम रेडिएशन डैमेज कहते हैं। तो जो रेडिएशन डैमेज हो रहा है उसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है सोमैटिक डैमेज। अब सोमैटिक डैमेज मतलब जो बॉडी में सोमैटिक सेल्स है, बॉडी सेल्स हैं, ये आप ये समझिए बॉडी के जो वो सेल्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं है, ठीक है। नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स जो बॉडी में हैं उनको जो डैमेज होता है उसको हम कहते हैं सोमैटिक डैमेज, जिसको रेडिएशन सिकनेस भी कहा जाता है, ठीक है। और एक होता है जेनेटिक डैमेज। जेनेटिक डैमेज वो कि जब बॉडी के वो सेल्स डैमेज हो जाएं जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स थे, जिनसे रिप्रोडक्शन होना है, नेक्स्ट जनरेशन जिनसे पैदा होना है, अगर वो सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो हम कहते हैं जेनेटिक डैमेज हुआ है। और सिर्फ सोमैटिक डैमेज मतलब सिर्फ बॉडी के किसी पर्टिकुलर सेल को डैमेज हुआ है, उससे जो बच्चे पैदा होने वाले हैं उन पे इफेक्ट नहीं आने वाला, सिर्फ जिसको हुआ है वो उसी के साथ रहेगा और जब वो डेथ हो जाएगी उसकी तो वो डैमेज भी खत्म हो गया, वो डैमेज नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो सोमैटिक डैमेज जो होता है, सोमैटिक डैमेज refers to damage to cells that are not associated with reproduction, ठीक है। अब ये कैसे कैसे हो सकते हैं सोमैटिक डैमेज? इट इंक्लूड्स लॉस ऑफ हेयर, मतलब जिसको हो गया ये डैमेज, जिसके अंदर ये रेडिएशन एंटर कर, हो सकता है उसके बाल टूट जाएं, बाल खराब हो जाए, बाल्डनेस हो जाए, ठीक है। लंग्स कैंसर हो जाए, फाइब्रोसिस हो जाए, लंग्स खराब हो जाए। बॉडी में जो WBC काउंट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाए, बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होना शुरू हो जाए, आंखें खराब हो जाए, आंख में कैटरेक्ट हो जाए, या कैंसर हो जाए किसी ऑर्गन का और अल्टीमेटली डेथ हो जाए। तो ये सब क्या है, आपके सोमैटिक डैमेज होते हैं, यहाँ बॉडी के जो सेल्स है उनको डैमेज कर देना, लेकिन एक्सक्लूडिंग द रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल डैमेज नहीं है। इसका मतलब क्या कि अब वो रेडिएशन का इफेक्ट नेक्स्ट जनरेशन तक नहीं पहुंचेगा, मतलब जो अब बच्चे पैदा होने वाले उन तक नहीं पहुंचता है, सिर्फ उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग या पर्टिकुलर बॉडी को हो रहा है जो रेडिएशन एक्सपोजर में आया है। दिस इज कॉल्ड सोमैटिक डैमेज, ठीक है। नेक्स्ट जो डैमेज है वो आपका है जेनेटिक डैमेज। इट रिफर्स टू डैमेज टू द सेल्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, उनको अगर डैमेज होना शुरू हो जाता है तो इससे क्या होता है, म्यूटेशन आना शुरू होता है। अब वो म्यूटेशन जो है नेक्स्ट जनरेशन तक भी पहुंचना शुरू हो जाता है। दिस डैमेज कैन सब्सिक्वेंटली कॉज जेनेटिक डैमेज फ्रॉम जीन म्यूटेशन रिजल्टिंग इन एबनॉर्मलिटीज। बॉडी में कई सारी एबनॉर्मलिटीज, बीमारियां, नर्वस डिसऑर्डर्स, ये सब होना शुरू हो जाते हैं। और ये बीमारियां, जैसे आप देखें जापान में जब न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था
तो उनकी पूरी जनरेशन एक तरह से खराब हो गई थी, कई लॉन्ग रेंज इफेक्ट्स हुए थे और जनरेशन दर जनरेशन वो जेनेटिक डैमेज पहुंचता रहा और कई सारे जो ब्रीड्स हैं वो खराब हो गई, उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, एबनॉर्मलिटीज आना शुरू हो गई। तो जेनेटिक डैमेज जो होती हैं दीज आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन जो बच्चे नेक्स्ट पैदा होने वाले हैं उन तक भी ये डैमेज पहुंच जाता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सेल्स में डैमेज था और उनके थ्रू वो बच्चे प्रोड्यूस हुए हैं, उन तक ये डैमेज पहुंच जाता है। तो जेनेटिक डैमेज जो है वो पास डाउन हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन तक, सोमैटिक डैमेज पास डाउन नहीं होता, वो उसी पर्टिकुलर बॉडी या ह्यूमन बीइंग तक ही जो है रिस्ट्रिक्टेड रहता है। तो दो तरह के आपने बायोलॉजिकल डैमेज देख लिए ड्यू टू आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, हाई एनर्जी रेडिएशन जो होती हैं उनसे क्या क्या डैमेज होता है, वो सोमैटिक डैमेज है और जेनेटिक डैमेज। ठीक है, अब हम देखते हैं रेडिएशन डोज के बारे में, बॉडी या सराउंडिंग में कितना रेडिएशन डोज परमिसिबल है, कितना रेडिएशन हो सकता है। तो हर चीज को मापने की, मेजर करने की एक यूनिट होती है, तो इसके लिए भी जो है यूनिट बनाई गई, इसका नाम है रैम। ठीक है, स्टैंड फॉर रेडिएशन इक्विवेलेंट इन मैन, या रॉन्जन, विलियम रॉन्जन एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर भी है कि रॉन्जन इक्विवेलेंट इन मैन या रेडिएशन इक्विवेलेंट इन मैन, दोनों नाम से इसको बोला जाता है। तो ये यूनिट है, इट्स अ ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज, मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कितना ज्यादा रेडिएशन जो है झेल सकते हैं, या जो सेफ लिमिट है, सेफ लिमिट रेडिएशन की जो वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं बिना बॉडी में कोई जो है एबनॉर्मलिटीज आए। ठीक है, तो एट लो डोजेस such as what we receive every day from background radiation, जैसे मैंने कहा बॉडी हमारे अर्थ पे बैकग्राउंड रेडिएशन होते रहते हैं, कॉस्मिक रेज आती हैं अर्थ की सरफेस में, क्रस्ट में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ट्रैप्ड हैं वो भी रेडिएशंस एमिट करते हैं, जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। तो ये बैकग्राउंड रेडिएशन ये डेली हमको मिलता है, और जो एटमॉस्फेयर में गैस है, रेडॉन गैस है, ये भी हम कई बार बॉडी में हमारी आ जाती है, ब्रीदिंग के थ्रू कर लेते हैं, सॉइल से आ जाती है, तो ये सब हमारे बॉडी में आती रहती है। तो रेडिएशन हम डेली बेसिस पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन ये सेफ लिमिट होती है जो कि हम एब्जॉर्ब करना जानते हैं, और सेल्स हमारे डैमेज नहीं होते, और सेल्स अपने आप जो है रिपेयर कर लेते हैं डैमेज, जो भी बॉडी में डैमेज थोड़ा बहुत हुआ है वो ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाता है। तो जो भी आप कह सकते हैं डैमेज लेस देन 1 रैम है, जो भी रेडिएशन जो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इफ इट इज लेस देन 1 रेडिएशन इक्विवेलेंट इन मैन या 1 रॉन्जन इक्विवेलेंट इन मैन, मतलब 1 रैम से कम होना चाहिए, तो वो रेडिएशन हमारे लिए सेफ है, उसको हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बॉडी के सेल्स डैमेज नहीं होंगे, और होंगे तो फटाफट जो है वो रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन अगर 1 रैम से ज्यादा होना शुरू हो जाता है तो फिर ये हमारे धीरे धीरे थ्रेट होना शुरू हो जाता है और डेडली बढ़ जाता है। ठीक है, अगर ये हाई डोज पहुंच गया अप टू 100 रैम, अगर इतना रेडिएशन बॉडी एब्जॉर्ब करना शुरू कर दी, तो अब जो सेल्स खराब हुए हैं, जैसे मैंने कहा ना, ये सेल्स पेनिट्रेट करते हैं, बॉन्ड्स को तोड़ देता है, वाटर को आयनाइज कर देता है, डैमेज कर देता है टिश्यूज को, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बॉडी में है, प्रोटीन वगैरह हैं, उनको बॉन्ड्स तोड़ देता है, उनके केमिकल चेंजेस ले आता है बॉडी में। तो अब जो हमारे टिश्यू सेल्स डैमेज हो गए हैं, अगर रेडिएशन 100 रैम से ज्यादा बॉडी में पहुंच गई, तो अब जो डैमेज हुआ है वो डैमेज शायद अब रिपेयर नहीं हो पाएगा। 1 रैम से कम अगर रेडिएशन है बॉडी में, तो वो ऑटोमेटिकली डैमेज को रिपेयर करना जानता है हमारा बॉडी के अंदर, लेकिन इसके बाद जो है वो सेल्स रिपेयर नहीं हो पाते, एंड द सेल्स में आइदर डाई, या तो वो सेल्स मर जाएंगे, टिश्यूज खराब हो जाएंगी, या दे में चेंज परमानेंटली, या तो वो म्यूटेट हो जाएंगे, एबनॉर्मलिटीज आ जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, रेडिएशन सिकनेस कहते हैं। ठीक है, सेल्स चेंज परमानेंटली मे गो ऑन टू प्रोड्यूस एबनॉर्मल सेल्स। अब एक बार सेल चेंज हो गया, किसी दूसरे फॉर्म में बन गया है, म्यूटेट हो गया है, अब वो सेल वापस जब डिवीजन होगा, वापस माइटोसिस मियोसिस के थ्रू जब न्यू सेल्स बनेंगे, सेल डिवीजन होगा, तो अब वो एबनॉर्मल सेल और सारे एबनॉर्मल सेल्स बनाए, क्योंकि जब सेल्स डिवाइड होंगे, सेल डिवीजन होगा और नए सेल्स बनना शुरू होंगे, तो कई सारे एबनॉर्मल सेल्स बन जाएंगे। जब कई सारे एबनॉर्मल सेल्स किसी ऑर्गन में बन जाते हैं, तो वो ऑर्गन अल्टीमेटली जो है कैंसरस हो जाता है, ट्यूमर बन जाता है, कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बीमारियां हो जाती हैं। अब क्या क्या पोटेंशियल है डैमेज करने का, अलग अलग रेडिएशन पार्टिकल्स का वो देख लेते हैं, कितनी ताकत होती है हर पार्टिकल में डैमेज करने की। तो अल्फा पार्टिकल्स जो बाहर निकलते हैं, ठीक है, प्रोटॉन पार्टिकल्स जो बाहर निकलते हैं ड्यू टू रेडियोएक्टिव डीके, उसको ब्लॉक करना आसान है, उसकी जो आप कह सकते हैं पेनिट्रेशन पावर है वो उतनी ज्यादा नहीं है,
उसको ब्लॉक करना आसान है, कैन बी ब्लॉक्ड बाय अ पीस ऑफ पेपर। मान लीजिए सामने से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, उनको ब्लॉक करना है तो बस एक कागज का टुकड़ा सामने रख दीजिए, वहीं ब्लॉक हो जाएंगे, आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। या हमारी ह्यूमन स्किन है, हमारी ह्यूमन स्किन भी अपने आप में इसको शील्ड कर लेगी, स्किन पे आके टकरा के वहीं वापस हो जाएंगे, अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो अल्फा पार्टिकल्स हमें कोई खास नुकसान नहीं होता, हमारी स्किन इसको ब्लॉक कर देती है, या पेपर वगैरह छोटी सी फिल्म इसको ब्लॉक कर देती है, तो ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होते। बीटा पार्टिकल देखिए, इनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू द स्किन। कौन? बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। लेकिन इनको ब्लॉक करना भी आसान होता है, इनको ब्लॉक करने तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां भी आप उनको रेडिएशन एमिट हो रही हैं उसके आसपास ग्लास रख दें, ग्लास से कवर कर दें उस पर्टिकुलर रेडिएशन साइट को, या मेटल से कवर कर दें, तो अब ग्लास और मेटल के थ्रू ये पेनिट्रेट नहीं कर सकती, तो हम तक नहीं पहुंच सकती, ठीक है। तो बीटा पार्टिकल्स को भी रोकना आसान हो गया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है गामा रेज। ये हाई एनर्जी बीम्स होती हैं, हाई शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं, काफी ज्यादा एनर्जी होती है और आयोनाइजिंग नेचर की होती है, जहां भी जाएगा उस मॉलिक्यूल को तोड़ देगी, बॉन्ड बना दे, बॉन्ड तोड़ देगी, आयोनाइज कर देगी, and they can easily penetrate to human skin and damage the cells on its way through। और जैसे जैसे बॉडी में अंदर बढ़ना शुरू होगी, बॉडी के सेल्स को तबाह करना शुरू करेगी, आयोनाइज करना शुरू करेगी, बॉन्ड तोड़ना शुरू करेगी, और जितनी दूर तक जाएगी उतनी दूर तक डैमेज ही डैमेज करते चली जाएगी। इसको ब्लॉक करने का तरीका है कि आप कंक्रीट की दीवार बना दें बड़ी सी, जहां भी ये रेडिएशन हो रहे हैं या लैब में टेस्ट किया जा रहा है या न्यूक्लियर पावर प्लांट में हो रहा है, तो वहां पे बहुत ही मोटी, वेरी थिक, स्ट्रॉन्ग, मैसिव कंक्रीट वॉल बना दी जाए, ठीक है। तो बहुत बड़ी वॉल बना दी जाए कंक्रीट की, कंक्रीट के थ्रू ये पास नहीं कर पाते गामा रेज, इनको ब्लॉक करने का यही तरीका है, ठीक है। तो ये आपकी एक पोटेंशियल है, पावर है अलग अलग रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। तो आपने अल्फा बीटा गामा का देख लिया, सबसे ज्यादा गामा है, ठीक है, फिर बीटा है और अल्फा सबसे लीस्ट में। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाफ लाइफ। किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वो अवधि, वो टाइम पीरियड जब तक वो रेडियो एक्टिविटी कर सकता है, जब तक उसके अंदर से वो रेडियो एक्टिव एमिशंस निकल सकते हैं, उसको हम कहते हैं उसकी हाफ लाइफ, ठीक है। तो हाफ लाइफ इज द पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जब तक उस पार्टिकल से रेडिएशंस बाहर निकल रहे हैं उसको हम कहते हैं उसकी हाफ लाइफ, ठीक है। तो ईच रेडियो एक्टिव मटेरियल हैज अ कांस्टेंट डीके रेट। डीके रेट मतलब क्या? जैसे कोई एलिमेंट है, यूरेनियम ले लीजिए, थोरियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम ले लीजिए, इनके जो न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, लगातार डीके होते हैं, उसमें से लगातार अल्फा बीटा गामा न्यूट्रॉन ये सब बाहर निकलते रहते हैं, इसी को हम डीके कहते हैं, और वो धीरे धीरे डीके होना शुरू हो जाता है। और हाफ लाइफ जो होती है, इस टाइम नीडेड फॉर हाफ ऑफ इस एटम्स टू डीके। उसके आधे से ज्यादा एटम जब डीके हो जाते हैं, मतलब प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा ये सब बाहर निकल गई, इसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ के बाद जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं रहती। तो हाफ लाइफ वो पीरियड होता है कि जब तक कोई एलिमेंट, कोई मटेरियल रेडिएशन को लगातार अच्छे से एमिट कर सकता है, ठीक है। और हाफ लाइफ हर एलिमेंट की वेरी करती है। हाफ लाइफ में वेरी फ्रॉम अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर। हाफ लाइफ बहुत छोटी हो सकती है, मतलब जल्दी से कोई एलिमेंट डीके हुआ, उसने जो भी रेडिएशन था बाहर निकाल दिया, वो खराब हो गया। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं हाईली रेडियो एक्टिव जो बहुत लंबे समय तक डीके होते हैं, आराम से लगातार रेडिएशन निकालते रहते हैं, उनकी रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक हो सकती है, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग हाफ लाइफ वाले होते हैं एलिमेंट, दे आर द चीफ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ठीक है। एनवायरमेंट जो भी रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो रहा है, ये उन एलिमेंट से, उन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो रहा है जिनकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है, वो बहुत लंबे समय तक एक्टिव है। किसमें एक्टिव है? रेडियो एक्टिव, लगातार रेडिएशन निकाल रहे हैं, तो इनसे ही ज्यादा पोल्यूशन होता है। जो शॉर्ट हाफ लाइफ वाले हैं उनका कोई दिक्कत नहीं हो, फटाक से रेडिएशन किया और फिर वो निपट गए, ठीक है। तो ये आपकी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिविटी। आइए आगे देखते हैं। अब जरा नजर डालते हैं कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह पे जो समय समय पे हुए हैं या होते रहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, ठीक है। जैसे आपने देखा कि रेडिएशन पोल्यूशन जनरली होता है कि जब कोई लीकेज हो जाए, मैन मेड एक्सीडेंट्स हो जाए कुछ, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं वहाँ पे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस होते रहते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन इज द रिएक्टर, इन द रिएक्टर को प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट, ठीक है। तो जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वहाँ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कराया जाता है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में।
तो इस प्रोसेस के थ्रू काफी सारी हीट एनर्जी बाहर रिलीज होती है। अगर इस हीट एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया गया तो इट कैन लीड टू मेल्ट डाउन ऑफ फ्यूल रॉड्स इन द रिएक्टर कोर। जो भी रिएक्टर है जिसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में बेटा फ्यूल्स होते हैं, फ्यूल, जिसको हम कहते हैं फ्यूल रॉड्स। ये फ्यूल रॉड जनरली होते हैं कि कौन सा फ्यूल उसमें यूज किया जा रहा है, मतलब यूरेनियम यूज किया जा रहा है या प्लूटोनियम यूज किया जा रहा है, इस तरह से डिपेंड करता है। तो अगर यूरेनियम यूज किया जा रहा है तो फ्यूल रॉड्स किसकी होंगी, यूरेनियम की होंगी। थोरियम होता तो थोरियम की होगी, प्लूटोनियम होगा तो प्लूटोनियम की होगी। तो जब हीट एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है रिएक्टर में, तो रिएक्टर में जो फ्यूल रॉड्स है, मतलब ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यूरेनियम प्लूटोनियम जो भी है, इनके रॉड्स मेल्ट डाउन मतलब पिघलना शुरू होते हैं, उसमें से ये सब्सटेंसेस रेडिएशन के थ्रू बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो इफ अ मेल्ट डाउन हैपेंस बाय एक्सीडेंट, अगर ये एक्सीडेंटली हो गया, ये रॉड्स मेल्ट हो गए, देन दिस विल release large quantities of highly dangerous radioactive materials in the environment। ठीक है, तो ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एनवायरमेंट रिलीज हो जाएंगे और इनके बहुत ही डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं जितना भी फ्लोरा फौना अर्थ पे है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट, सब को ये डैमेज करना जानते हैं अच्छे से। तो अब इसको प्रिवेंट करने का तरीका ये होता है, टू प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स एंड रिएक्टर ब्लोअर्स, रिएक्टर्स आर डिजाइंड टू हैव अ नंबर ऑफ सेफ्टी फीचर्स। इसलिए क्या होता है कि ऐसे डिजास्टर्स को रोका जा सके तो प्रिवेंटिव मेजर्स का इस्तेमाल करते हैं, और सेफ्टी फीचर्स बहुत सारे होते हैं ताकि रिएक्शन अगर रिलीज हो भी रही है तो उसको कहीं ना कहीं ट्रैप करने का हमारे पास एक मैकेनिज्म हो। तो in spite of these safety measures, 3 disasters in nuclear power plants are noteworthy। मतलब आज तक के इतिहास में 3 बहुत बड़े न्यूक्लियर ट्रेजेडीज हुई हैं। एक हुई थी यूएसए में इन 1979, 3 माइल आइलैंड एक जगह है मिडिल टाउन यूएसए में, वहां पे एक हुआ था न्यूक्लियर डिजास्टर। फिर यूएसएसआर 1986 में चेर्नोबिल गैस ट्रेजेडी हुई थी, और उसके बाद जापान में फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था 2011। ठीक है, तो ये लेटेस्ट है 2011 में। तो ये बहुत बड़े तीनों ही जो है न्यूक्लियर डिजास्टर थे और काफी हाई अमाउंट में रेडिएशन बाहर लीक हुए थे। जो ये पहले 2 वाले हैं, ये जो यूएस में हुआ था और जो यूएसएसआर में हुआ था, इसमें हुआ था तभी जब रिएक्टर्स ओवरहीट हो गए। जैसे आपने देखा कि हाई एनर्जी हीट एनर्जी बाहर निकल रही है और उससे फ्यूल रॉड्स मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो यही हुआ था यहाँ पे कि रिएक्टर्स बहुत ज्यादा हीट हो गए थे और उससे जो फ्यूल रॉड्स तो मेल्ट होना शुरू हो गए, उससे काफी रेडिएशन रिलीज हुई एनवायरमेंट। काफी डेंजरस था ये, काफी घातक था, काफी इसे जानेंगे। उसके साथ जो तीसरा वाला है, ये जो अभी 10 साल पहले हुआ है जापान में। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये हुआ था अर्थक्वेक से। अर्थक्वेक जब आ गया था तो उससे जो रेडिएशन साइट थी उसके बगल में अर्थक्वेक, आपको पता है जापान में अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आते हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट्स वहाँ बहुत रहते हैं। तो अर्थक्वेक बहुत ही बगल में हुआ उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के, जिसकी वजह से जो है डैमेज हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट को, जो अंदर रिएक्टर्स थे वो भी डैमेज हो गए, लीक बाहर। तो जो यूएस वाला था उसमें जो लीकेज निकला था वो लो था, ज्यादा लोग उसमें इंजर्ड नहीं हुए थे। ठीक है, उसको कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन जो ये चेर्नोबिल में यूएसएसआर में हुआ था, यहाँ पे जो लीकेज था वो बहुत ज्यादा था, काफी लोग इसमें मर गए। ठीक है, वर्कर्स जितने भी थे काफी इसमें ऑन स्पॉट डेथ हो गई, रेडिएशन एमिशन हुए, म्यूटेशन हुए, और ये रेडिएशन बहुत लंबे एरिया तक पहुंचा और लगभग पूरे यूरोप को कवर कर लिया था। इट वाज स्कैटर्ड ओवर ऑल ओवर द यूरोप। तो चेर्नोबिल ट्रेजेडी बहुत ज्यादा डेंजरस थी। और जो फुकुशिमा लास्ट वाली जो हुई है, ये एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था, उसको ट्रिगर किया गया था अर्थक्वेक। ठीक है, तो ये नेचुरली ट्रिगर हुई थी, ये कोई ये नहीं था कि ओवर हीटिंग हो गई रिएक्टर की और से गैसेस बाहर निकल गई, रेडिएशन एमिट हो गया बाहर। ये अर्थक्वेक से हुआ है और जापान में अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो उसी से ये एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आती है न्यूक्लियर एनर्जी को डील करते समय कि ठीक है, आप न्यूक्लियर एनर्जी एक क्लीन एनर्जी है, आप पोल्यूशन इससे नहीं हो रहा है, हाँ, लेकिन कैसे आप इस रेडियो एक्टिव लीकेज को रोक सकते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बाय प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, न्यूक्लियर वेस्ट जो है, उस न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज कैसे करें, ये अपने आप में काफी चैलेंजिंग काम रहता है। तो सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, इसके बारे में देख लेते हैं। उसको समझने से पहले हमें 2 चीज देखनी पड़ेंगी कि जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है वो 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। जैसे हमारे यहाँ बाकी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, हमने जो पढ़े हैं अभी। ठीक है, तो वैसे ही न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक आपका होता है LLW, जिसको हम कहते हैं लो लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट, LLW, लो लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट। ठीक है,
तो दिस इंक्लूड्स सिविलियन एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियाइड्स इन मेडिसिन, मतलब जो मेडिसिन सेक्टर है, जो वहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, कीमोथेरेपी वगैरह होती है, वहाँ पे समय समय पे रेडिएशन निकलते रहते हैं। R&D डिपार्टमेंट जो हमारा है, वहाँ पे भी जो रेडिएशन का इस्तेमाल होता है, ठीक है, उससे निकलते रहते हैं। इसके साथ साथ कुछ मटेरियल्स फ्रॉम डीकमीशन रिएक्टर्स, ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर जिनको अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया, इनका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन वहां से भी कई बार जो मटेरियल प्रेजेंट है उनके अंदर, उससे भी रेडिएशन निकलते रहते हैं, ठीक है। वो लोग जो कि वर्क कर रहे हैं इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, जो ये कपड़ा पहनते हैं अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन क्लोथिंग विच इज worn बाय द पर्सन्स वर्किंग विद द रेडियोएक्टिव मटेरियल्स, तो ये जो कपड़े पहन के जाते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वहाँ काम करते हैं, फिर कपड़ा उतार के रख देते हैं, उस कपड़े के अंदर कई सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब रहता है, उस कपड़े से भी रेडिएशन बाहर निकलता रहता है, ठीक है। तो ऐसे जो भी लोग न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, उनके जो क्लोथ्स होते हैं उससे भी रेडिएशन निकलता है, ठीक है। तो ये सारे जो रेडिएशन निकलता है, ये लो लेवल का रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, तो इसको हम LLW कहते हैं, ठीक है। एक होता है HLW, हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट, तो ये वही होता है जो मैंने आपको बताया कि जो फ्यूल रॉड्स की मेल्ट हो गई, उससे लगातार रेडिएशन बाहर निकलना शुरू हो गई। तो दीज आर रिजल्ट फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल रॉड्स और ऑब्सोलीट न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जब रेडिएशन हमने न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर ली, बना ली, अब जो हमारे पास रिएक्टर में जो फ्यूल रॉड बची, वो एक तरह से वेस्ट हो गई हमारे लिए, उससे जितना एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना था हमने उस समय कर लिया। अब इसको कहा जाता है स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल रॉड्स, मतलब ये यूज्ड फ्यूल रॉड्स है, इनसे हमने एनर्जी जो एक्सट्रैक्ट करनी थी, रिएक्शन कराना था, वो करा लिया, स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल रॉड्स, ठीक है। इसमें भी कुछ ट्रेस अमाउंट में फ्यूल बचा रहता है, मतलब कि यूरेनियम, थोरियम या प्लूटोनियम थोड़ा बहुत रॉड में रहता है, पर उनको उस समय एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते रिएक्शन के समय, तो इसको स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल रॉड्स कहते हैं। और इसमें से भी जो ट्रैप्ड, इसके अंदर जो ट्रैप्ड एलिमेंट्स होते हैं, प्लूटोनियम, यूरेनियम वगैरह होता है, वो समय समय पे रेडिएशन बाहर निकलती रहती है उससे। और इसके साथ साथ वो न्यूक्लियर वेपन्स जो अब हम यूज नहीं कर रहे हैं, बनाए तो थे पर अब यूज नहीं कर रहे हैं, उसको डीकमीशन कर दिया गया है या ऑब्सोलीट हो गए, पुराने हो गए, ठीक है, लेकिन कहीं पड़े हुए हैं और वहीं से वो समय समय पे क्या है, रेडिएशन बाहर निकल रहे हैं, तो ये आपका हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है। तो प्रॉब्लम ये आती है कैसे इन दोनों वेस्ट को हम डंप करें, डिस्पोज करें सेफली, जिससे इससे एमिशन जो है वो आपके एनवायरनमेंट में लीक आउट ना कर। तो कुछ मेथड्स को प्रपोज किया गया फॉर डिस्पोजिंग द न्यूक्लियर वेस्ट, ठीक है। तो उन प्रपोज मेथड्स को आइए देख लेते हैं। तो कुछ मेथड जो हैं कि ये जो वेस्ट है, न्यूक्लियर वेस्ट है, इनको कैसे आप डिस्पोज करें सेफली। तो कई सारे प्रपोजल्स हैं, जैसे कि सबसे पहला कि अंडरग्राउंड कुछ कंटेनर बनाइए, जमीन के अंदर खोद के कुछ इंसुलेटेड कंटेनर बनाइए जिसके थ्रू रेडिएशन बाहर एमिट ना कर पाए, उन्हीं कंटेनर के अंदर जो है बरी कर दीजिए, दफना दीजिए क्रशिंग वेस्ट को, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी जो है ये यूज की जाती है जनरली US में, यूनाइटेड स्टेट्स में, कि जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको डिस्पोज करने समय ये लोग जो है अंडरग्राउंड जो है काफी डीप करते हैं, डिग करते हैं, गड्ढा बनाते हैं और उसके अंदर बड़े बड़े कंटेनर्स डाल देते हैं जिसके थ्रू रेडिएशन बाहर निकल ना पाए, इंसुलेशन कर देते हैं उसका, और फिर उसके अंदर दफना देते हैं, बरी कर देते हैं, ठीक है। और तरीका क्या क्या हो सकते हैं, शूट इट इनटू द स्पेस ऑफ द सन, ठीक है, आप किसी स्पेस लॉन्च व्हीकल के थ्रू उसको ऊपर ले जाएं, ठीक है, और उसको ले जाके स्पेस में ही छोड़ दें, लेकिन ये तरीका काफी जो है महंगा है, इकोनॉमिक नहीं है, और अगर कोई एक्सीडेंट हुआ बीच में, ठीक है, मान लीजिए जो भी व्हीकल, लॉन्च व्हीकल ऊपर लेकर जा रहा है इसको, वो रास्ते में खराब हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, तो सारा रेडिएशन हवा में फैल जाए एंड इट कैन बी डिजास्टर्स। तो ये मेथड यूज करने में खतरा है। तीसरा मेथड ये है कि एंटार्क्टिका या जो भी आइस कैप एरियाज हैं, आर्टिक, एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड वाले एरियाज हैं जहाँ पे ज्यादा आबादी भी नहीं और जो मैक्सिमम टाइम फ्रोजन रहता है, तो वहां पे भी दफना दिया जाए अंडर द आइस शीट, ठीक है। जो बड़े बड़े हमारे वहाँ पे आइस शीट्स हैं, हिम पर्वत हैं, वहां पे जो है आइस के नीचे दबा के रख दिया जाए इन रेडियोएक्टिव वेस्ट को। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये है कि आइस जो है वो धीरे धीरे अंदर से हीट होना शुरू होगी, क्योंकि इन वेस्ट प्रोडक्ट से हीट एनर्जी बाहर निकलेगी और इससे वो डिस्टेबलाइज कर देगी आइस, ठीक है। तो मेल्टिंग होना शुरू हो जाएगा आइस कैप्स का। तो इसलिए ये मेथड को प्रोहिबिट किया गया है, इंटरनेशनल लॉ के द्वारा इसको प्रोहिबिट किया गया, ये मेथड यूज नहीं करना है। ये रेडियोएक्टिव वेस्ट को डंप करने के लिए आप उसको आइस कैप्स के नीचे नहीं रख सकते, वरना आइस कैप मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, ग्लोबल सी लेवल राइज होना शुरू हो जाएगा।
और मेथड क्या हो सकता है कि हम जो डीप ओशियंस हैं, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, उसके अंदर ले जाके सी बेड के अंदर इसको डंप कर दें, ठीक है, एक नीचे केस बना दे, इंसुलेशन केस बना दे, चाहे वो ग्लास का हो या स्टील का हो, और उसके अंदर जो है हम ये वेस्ट डाल के ले जाए और उसको सबमरीन के थ्रू ले जाके नीचे डंप कर दें जो ओशन डेप्थ है उनके अंदर। लेकिन इससे भी प्रॉब्लम ये है कि जो कंटेनर्स हैं जिनके अंदर इसको हम डाल के ले जाएंगे, समय समय पर उसमें से लीकेजेस हो सकती हैं और जो ओशन है वो कंटेमिनेट हो जाएगा, जो ओशन में जीव जंतु रह रहे हैं वो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के शिकार हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तरीका ये है कि हम इसको कन्वर्ट कर दें किसी दूसरे फॉर्म में, ठीक है। जैसे गाड़ियों में आपके कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं जो गैसेस बाहर निकल रही हैं, ठीक है, उन गैसेस को जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल रही है, ठीक है, सल्फाइड बाहर, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, जो भी निकल रहा है उसको एक कोशिश करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि लेस हार्मफुल फॉर्म हो, ठीक है। तो ऐसे ही न्यूक्लियर वेस्ट को चेंज कर दिया जाए हार्मलेस या लेस हार्मफुल फॉर्म में, लेस हार्मफुल आइसोटोप में। लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा कोई मेथड बनाया नहीं गया जिससे हम कन्वर्ट कर सकें इसको दूसरे फॉर्म में जो कि लेस हार्मफुल है। तो करंटली नो मेथड इज नोन टू डू दैट एंड दैट मेथड वुड बी टू कॉस्टली। अब इस मेथड को बनाने के लिए काफी सारा R&D करना है, काफी रिसर्च करना है और पैसा भी खूब लगना है। फिलहाल ये मेथड यूज नहीं है क्योंकि कोई रास्ता इस पर हमारे पास ऐसा है नहीं कन्वर्ट करने का। तो अभी फिलहाल मोस्टली हर नेशंस करते क्या है जिनके पास न्यूक्लियर एबिलिटी है, प्रेजेंटली वेस्ट फ्यूल रॉड जो भी स्पेंट रॉड्स हैं, ये फ्यूल रॉड जो यूरेनियम प्लूटोनियम की हैं जिनका यूज हो चुका है और उनके अंदर अभी भी कुछ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि समय समय पर रेडिएशन करते हैं, तो करते क्या कि इन रॉड्स को स्टोर किया जाता है एक स्पेशल स्टोरेज पॉन्ड्स में, ठीक है। तालाब के अंदर एक तालाब बना दिया जाता है, उसके अंदर इसको स्टोर कर दिया जाता है एट द रिएक्टर साइट, जहाँ पे पावर प्लांट उसके बगल में, या इसको भेज दिया जाता है रीप्रोसेसिंग प्लांट्स में, ठीक है। अब रीप्रोसेसिंग प्लांट एक फैक्ट्री है, एक इंडस्ट्री है, ये है तो एक एक्सपेंसिव मेथड, लेकिन होता क्या है वहाँ पे इसको रीयूज करने का काम करते हैं कि हाँ इन फ्यूल रॉड्स के अंदर जो भी यूरेनियम प्लूटोनियम थोरियम बचा रह गया इसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल लें और फिर इससे नए फ्यूल रॉड बना के दोबारा इसको यूज करते हैं, ठीक है। सो इवन दो दिस मेथड इज मोर एक्सपेंसिव बट सम कंट्रीज यूज रीप्रोसेसिंग एज एन ऑल्टरनेटिव टू वेस्ट स्टोरेज। अब वो कहते हैं कि यार हम इस वेस्ट को अपने यहाँ कहीं स्टोर करके रखें, कहीं डंप करके रखें, इससे अच्छा जो इसके अंदर मटेरियल प्रेजेंट है थोड़ा बहुत क्योंकि रेडिएशन कर रहा है उसी को क्यों ना बाहर निकाल लें, एक्सट्रैक्ट कर लें और उससे हम नया फ्यूल रॉड बना लें। हाँ ये मेथड एक्सपेंसिव है लेकिन इससे कम से कम रेडिएशन पोल्यूशन को रोका जा सकता है काफी हद तक। तो ये मेथड भी कई सारी डेवलप्ड कंट्रीज यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके मेथड्स हैं, प्रपोजल्स हैं जिससे आप न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ रेडिएशन फ्रॉम मोबाइल फोन टावर्स, ठीक है। ये जो मोबाइल फोन टावर्स होते हैं उससे जो रेडिएशन निकलती है, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स निकलती हैं, उससे क्या फर्क पड़ सकता है। तो देखिए सबसे पहली बात ये कि जो भी वेव्स इससे निकल रही हैं, पहली बात दे आर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। आपने देखा था दो कैटेगरी की होती हैं, आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग। तो जो रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, ये आपकी लॉन्ग वेवलेंथ वेव्स होती है। लॉन्ग वेवलेंथ मतलब एनर्जी कम रहती है, ये मॉलिक्यूल तो एटम को वाइब्रेट तो कराना जानती हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल तो एटम को वाइब्रेट तो कराना जानती हैं लेकिन उनके बॉन्ड्स को तोड़ नहीं सकती, ठीक है। उनको आयोनाइज नहीं बना सकती, उनको आयोनाइज नहीं कर सकती, या आप ये कहें कि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लॉस वहां पे नहीं करा सकती, ठीक है। तो ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं। कौन सी रेडिएशन? जो कि मोबाइल टावर से बाहर निकलती है, ठीक है। लेकिन इनके भी हेल्थ इम्पैक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपकी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन हैं ये इम्पैक्ट नहीं करती, इम्पैक्ट करती हैं। इसके इम्पैक्ट हमने ऊपर देखे हैं, लेकिन ये बॉडी के अंदर बहुत हद तक पेनिट्रेट करके बॉन्ड्स को तोड़ना नहीं चाहती। ये आपके स्किन को बर्न कर सकती हैं, अलग अलग डिफरेंट डिसऑर्डर्स क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। तो आइए इनके हेल्थ इम्पैक्ट देखते हैं कि जो मोबाइल फोन टावर्स हैं उससे जो ये रेडिएशन बाहर निकल रही है इससे हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कि हर एक फोन टावर पे क्या होता है, एंटीनाज होते हैं, एंड एवरी एंटीना ऑन सेल फोन टावर रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। ये अपने आप में एनर्जी है, पावर है। तो एक सेल टावर होता है और उस सेल टावर में क्या होता है, कई सारे एंटीनास लगे होते हैं, ठीक है। हर एंटीना से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकलते हैं। तो वन सेल फोन टावर इज बीइंग यूज्ड बाय अ नंबर ऑफ ऑपरेटर्स। कई सारे ऑपरेटर्स कोशिश करके एक ही साथ एक ही टावर में अपने अलग अलग एंटीनास लगा लेते हैं,
ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम ये होती है कि मोर द नंबर ऑफ एंटीनास, मोर इज द पावर इंटेंसिटी इन द नियर बाय एरिया। ठीक है। अब ये बेटा कोई टावर है, इसमें कई सारे एंटीना लगे हुए हैं और इसी से क्या है, आपको मोबाइल कनेक्टिविटी मिल रही है और इसी से क्या है, रेडिएशन भी बाहर निकल रहा है। तो इस टावर में जितने ज्यादा एंटीना होंगे उतना ज्यादा रेडिएशन बाहर निकलेगा, मतलब आसपास के एरिया में इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन उतनी ज्यादा होगी। मतलब जिनके भी घर आसपास बने हैं इन मोबाइल टावर्स के, दे आर इन फ्रीक्वेंट एक्सपोजर, they are under frequent exposure to such non-ionizing radiations. अब power level near tower is higher and reduces as the move away. अब जितना आप दूर रहेंगे इस पावर से, आपका पावर ये जो आपका फोन टावर है, आपका घर जितना इससे दूर है उतनी अच्छी बात है, क्योंकि आप जितना दूर जाएंगे उतना रेडिएशन का जो इंटेंसिटी है वो कम हो रहा है, और जितना आप उनके पास में रहेंगे, इनके कांटेक्ट में रहेंगे, घर इतना बगल में है, उतना ज्यादा जो है थ्रेट आप पे रहेगा कि रेडिएशन के कांटेक्ट में आप हैं। उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या EMR। तो इससे क्या हो सकता है, कई सारे बॉडी में डैमेजेस हो सकते हैं, कई सारे सेल्स लेवल पे या बॉडी के स्ट्रक्चर लेवल में डैमेज हो सकते हैं ड्यू टू थर्मल इफेक्ट्स दैट आर जनरेटेड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन। क्योंकि ये बेसिकली क्या है, माइक्रोवेव्स होती है जो बाहर निकलती हैं। आपको पता है माइक्रोवेव्स एक तरह की हीट वेव्स होती हैं और ये जिस पावर जहाँ भी जाती हैं, जहाँ वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा उसको वाइब्रेट करती है, उसको वेपराइज करने का काम करती है। ठीक, तो अब लगातार अगर एक्सपोजर रहा इन माइक्रोवेव से, तो इट कैन आल्सो लीड टू जेनेटिक डिफेक्ट्स, इफेक्ट्स ऑन रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिहेवियर। तो ठीक है, तो नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर भी इससे हो सकता है। ठीक है, तो अभी आपने देखे सोमैटिक डिसऑर्डर्स भी थे और जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी थे। जनरली ये डिसऑर्डर्स आपके होते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन से, लेकिन अगर आप नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के बहुत ज्यादा पास कॉन्टेक्ट में हैं तो लंबे समय पे ये भी आपको यही इफेक्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो इसके दूसरे इफेक्ट्स होते हैं नॉन थर्मल इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, वो होती है इनकी रेडियो फ्रीक्वेंसीज से। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि जो बॉडी में आयन्स होते हैं, जैसे कैल्शियम वगैरह आते हैं, दूसरे आयन्स होते हैं जो मेम्ब्रेन में आसपास मूव कर रहे हैं, उनके मूवमेंट के थ्रू जो होता है बॉडी में सिग्निफिकेंट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है और इससे ये रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है इनको डैमेज करना शुरू करती है। तो अब इससे होता क्या, बॉडी में फैटिगनेस आ जाती है, थकावट लगती है, आपको नोजिया वॉमिटिंग जैसा लगता है, इरिटेशन रहता है, फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाते हैं लोग, हेडेक रहता है लगातार। ठीक है, भूख कम लगती है और कई सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उन लोगों को जो टावर्स के आसपास रहते हैं, ज्यादा उनसे कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, बर्ड्स वगैरह को क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, जैसे अभी 5G का सिस्टम चल रहा है तो उससे भी बर्ड्स को काफी इम्पैक्ट है। ऑलरेडी बर्ड्स को बहुत इम्पैक्ट रहता है जब इन मोबाइल फोन टावर से। होता क्या है कि जो बर्ड का वेट होता है, जो चिड़िया होती है उनका जो वजन होता है वो बहुत कम होता है, हल्की होती है, तभी उनको हवा में उड़ना रहता है। लेकिन क्योंकि उनके पास विंग्स वगैरह होती है तो उनका सरफेस एरिया बहुत होता है। जो चिड़िया होती है जब अपने विंग्स फैला लेती है तो उसका सरफेस बड़ा होता है, तो उसको बायंट फोर्स खूब मिलती है जिससे वो हवा में तैर लेती है, लेकिन उसका वेट कम होता है। तो इससे होता क्या है कि जो सरफेस एरिया है बर्ड का, चिड़िया का, वो बड़ा है एज कम्पेयर टू इट्स बॉडी वेट। बॉडी वेट बहुत हल्का है क्योंकि हवा में उड़ने के लिए बनी है, लेकिन जब अपने विंग्स फैलाती हैं तो उनका एरिया बढ़ जाता है बॉडी का। ठीक है, तो और उनका जो है बॉडी का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वो बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी। तो बर्ड्स को ज्यादा प्रॉब्लम होती है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का क्या है, जो सरफेस एरिया है वो एज कम्पेयर टू बॉडी वेट वो उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारा बॉडी वेट भी अच्छा खासा होता है। लेकिन जो बर्ड्स है उनका बॉडी वेट बहुत कम है और सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। तो इससे क्या होता है, बर्ड्स ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं रेडिएशन। जो रेडिएशन निकल रही है माइक्रोवेव वगैरह इन सेल फोन टावर से, ये ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है किसमें, बर्ड्स के अंदर। और एक बात और है, बर्ड्स के अंदर फ्लूइड बहुत कम होता है। जैसे हमारी बॉडी में पानी बहुत, सेल फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड्स बहुत सारे हमारी बॉडी में। बर्ड्स के अंदर ये पदार्थ, लिक्विड पदार्थ जो है वो कम होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी बहुत छोटी होती है, वेट कम होता है। अब इससे क्या होता है, जो भी उनके अंदर बॉडी फ्लूइड्स हैं, जो भी पानी वगैरह है, ब्लड है, जो भी फ्लूइड्स हैं, अगर वो रेडिएशन एब्जॉर्ब पूरी बॉडी में कर लेती है तो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं वो जल्दी से हीट हो जाते हैं। बॉडी के अंदर जो पानी है, जो खून है, जो बाकी फ्लूइड्स हैं, वो जल्दी से गर्म हो जाते हैं जब भी ये रेडिएशन को बर्ड्स एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है इन वेव से,
इन सेल फोन टावर से जो मैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं ये बर्ड को नेविगेट करने में प्रॉब्लम करती हैं, बर्ड को इल्यूजन में ले आती हैं। जो बर्ड्स मूव कर रही हैं नेविगेशन हवा में उड़ रही हैं वो सही से उड़ नहीं पाती, उनका जो फ्लाइंग स्किल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। दिस डिस्टर्ब द बर्ड्स नेविगेशन स्किल। बर्ड आराम से जो है वो उड़ नहीं पाती, वो डिसिल्यूजन हो जाती हैं, गुमराह हो जाती हैं और गोल गोल चक्कर लगाती रहती हैं, ठीक है। Hence, when birds are exposed to electromagnetic radiation, they disorient and begin to fly in all directions. कहीं भी उड़ना शुरू कर देती, जहां वो जाना है वहां जा नहीं पाती, उनको पता नहीं चलता कि वो कहाँ जा रही है, ठीक है। तो डिसइल्यूजन हो जाती हैं, डिसओरिएंट हो जाती हैं। बर्ड्स के नेविगेशन स्किल्स पे ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं सेल फोन टावर्स की, ये इस तरह से इफेक्ट करती हैं। और ये देखा गया है हर साल कई सारे बर्ड्स की डेथ हो जाती है। A large number of birds die each year from collisions with telecommunication towers। तो telecommunication towers वगैरह हैं उनसे लड़ जाती हैं या उनके आसपास चक्कर काटना शुरू कर देती है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट, और उन्हीं से लड़ के उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो है आपका बर्ड्स का भी इम्पैक्ट इसका काफी रहता है। तो ये आपने देख लिया रेडिएशन पोल्यूशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सॉइल पोल्यूशन। देखिए पोल्यूशन आप समझते हैं कॉमन डेफिनेशन है किसी भी सब्सटेंस में किसी मीडियम में ऐसी चीज का एडिशन हो जाना जो वहां पे अनवांटेड है, जिस चीज को आप नहीं चाहती कि वहां पर हो और वो वहां प्रस्तुत हो जाए तो वो पोल्यूशन हो जाती है। तो ऐसे ही कोई ऐसा सब्सटेंस ऐसा मटेरियल सॉइल में एंटर कर जाए जो नहीं होना चाहिए था, उससे सॉइल की क्वालिटी खराब हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस टू द सॉइल। सॉइल में आपने कुछ ऐसे सब्सटेंस को ऐड कर दिया है जिससे बैड इफेक्ट हो रहा है सॉइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। सॉइल का टेक्सचर, सॉइल के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, उन सब पे इफेक्ट पड़ रहा है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो खराब हो रही है। सॉइल फर्टाइल जो है उसकी फर्टिलिटी कमजोर हो रही है, ठीक है। सॉइल में कई सारे जो है टॉक्सिक कंपाउंड्स, केमिकल, सॉल्ट, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स या डिजीज कॉजिंग एजेंट्स जो होते हैं, दे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ, ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ, ठीक है। अब जितने ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस को सॉइल में ऐड किया जाएगा, जितने ज्यादा केमिकल्स सॉइल में ऐड किए जाएंगे, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स अगर सॉइल में डिस्पोज किए जा रहे हैं या पहुंच जा रहे हैं, तो उससे इफेक्ट किसको होगा? उन चीजों पर जो कि सॉइल पे डिपेंडेंट है, जैसे कि प्लांट की ग्रोथ जो है वो खराब होगी। अल्टीमेटली वो प्लांट्स वही चीजें अगर ह्यूमन कंज्यूम करेंगे, एनिमल कंज्यूम करेंगे, तो उनकी हेल्थ भी खराब हो जाएगी। तो क्या कारण है सॉइल पोल्यूशन के और कहाँ से ये होते हैं, आइए इनको देख लेते हैं। कॉजेस एंड सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सबसे पहला है प्लास्टिक बैग्स, ठीक है। प्लास्टिक बैग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसको बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर पाता आराम से, ठीक है। बैक्टीरिया के पास एबिलिटी है कि वो ऑर्गेनिक वेस्ट को आराम से डिकम्पोज कर देता है, लेकिन प्लास्टिक बैग जो होते हैं ये आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इनको डिग्रेड करना, तोड़ना, डिकम्पोज करना बैक्टीरिया की एबिलिटी में नहीं होता। तो अब होता क्या कि इसको जब आप कहीं पे डंप कर देते हैं, जमीन में कूड़े की तरह ये पड़ा रहता है, तो ये सॉइल के अंदर धस जाता है और वहां पे जो भी बीज उत्पन्न हो रहे हैं वो पौधे का रूप नहीं ले पाते, क्योंकि रास्ते में क्या है, नीचे पन्नी की एक लेयर लगी हुई है, प्लास्टिक है, तो उससे जो है सीड्स का जर्मिनेशन नहीं हो पाता। और जब सीड्स का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा तो प्लांट ही नहीं बन पाएगा, ठीक है। और होता क्या है, ये ऐसे पड़े रहते हैं सॉइल में फॉर सेंचुरीज आराम से विदाउट डिकम्पोजिंग, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो अगर पन्नी वगैरह जो प्लास्टिक बैग्स है उसको आप सॉइल में डंप कर देंगे तो सॉइल में ये पड़े रहेंगे, डिकम्पोज भी नहीं बैक्टीरिया इनको कर पाएगा, और होगा क्या कि जो सॉइल में सीड्स वगैरह हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रास्ते में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है प्लास्टिक बैग्स, ठीक है। और अगर इसको आप बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक इन गार्बेज डंप, इससे होता है कि टॉक्सिक और पॉइजनस गैसेस बाहर रिलीज होती है एनवायरमेंट में, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्जीन डाइऑक्साइड और क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स। और जब जलाने के बाद जलाओगे कहाँ पे? हाथ में लेके जलाओगे तो है नहीं, जमीन में रख के जलाओगे। जमीन क्या है? सॉइल है। तो अब जो टॉक्सिक सॉलिड रेसिड्यू बच गया आफ्टर द बर्निंग, जब आपने जला दिया उस गार्बेज को, उस पन्नी को, प्लास्टिक बैग्स को, कुछ तो हवा में गैस इसके थ्रू निकल गया, ये जो आपके पॉइजनस गैसेस हैं, और अब जो रेसिड्यू बचा कुचा जो सामान रह गया वो वापस सॉइल में मिक्स हो गया, ठीक है। और सॉइल की प्रोडक्टिविटी खराब की, और ये जो गैसेस बाहर निकली हैं ये भी अलग अलग कार्बन साइकिल, केमिकल साइकिल्स के थ्रू वापस एंटर कर जाती हैं सॉइल में और सॉइल की प्रोडक्टिविटी खराब करती हैं।
तो इस तरह से सॉइल पोल्यूशन प्लास्टिक बैग्स के थ्रू होता है। इंडस्ट्रीज, जो कारखाने वगैरह हैं, या आपको पता ही कई सारे इंडस्ट्रीज है, वहाँ चाहे थर्मल पावर प्लांट्स हों, बाकी के प्लांट्स हों, वहाँ पे जो रेसिड्यूज बाहर निकल रहे हैं, केमिकल फैक्ट्रीज हो, मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट हो, तो वहाँ से फ्लाई ऐश बाहर निकल रहा है, बाकी जो मेटल्स हैं उनके रेसिड्यूज बाहर निकल रहे हैं, हैवी मेटल जैसे कि मरकरी, लेड, कॉपर, ये सब निकल रहा है, ठीक है। और कई सारे पॉइजनिक सब्सटेंसेस निकल रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, न्यूक्लियर वेस्ट, ये सब निकल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये रन ऑफ के थ्रू लीच होते हुए या डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू होते हुए ये पहुंच जाते हैं कहाँ पे, सॉइल में। दे फाइंड देयर वे इनटू द सॉइल, ठीक है। तो इस तरह से भी जो है सॉइल तक पहुंच जाते हैं। और बाकी के जो केमिकल्स हैं जैसे कि डाई वगैरह, एसिड्स वगैरह जो आप यूज करते हैं घरों में साफ सफाई के लिए, ये भी पानी के थ्रू होते होते कहीं ना कहीं सॉइल में जाके पहुंच जाता है सीपेज के थ्रू। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर, जो आप कीटनाशक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इनका जो इस्तेमाल होता है इसमें कई सारे केमिकल्स होते हैं जैसे कि DDT, एंडोसल्फान, हेप्टाक्लोराइड, ये सब भी सॉइल में बहुत समय तक प्रेजेंट रहते हैं और ये भी जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, डिकम्पोज इनको बैक्टीरिया नहीं कर पाता। तो होता क्या है, दे कॉज बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन कल बताया था आप लोगों को कल की क्लास में मैंने, कि वाटर पोल्यूशन वाली क्लास में, कि जब कोई टॉक्सिक सब्सटेंस फूड चेन में एंटर कर जाता है, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म ने कंज्यूम कर लिया, खा लिया एक जहरीले पदार्थ को, तो वो जहरीला पदार्थ उस ऑर्गेनिज्म के अंदर आ गया। अब उसी ऑर्गेनिज्म को उससे बड़े ऑर्गेनिज्म ने खा लिया तो वो सब्सटेंस उसके अंदर चला गया। तो इससे क्या है, फूड चेन जैसे जैसे बढ़ती जाती है ये टॉक्सिक सब्सटेंस इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। अब ऐसे ये जो पेस्टिसाइड DDT वगैरह है, एंडोसल्फान, ये कई सारी कंट्रीज में बैन हो गया, वहां इसका इस्तेमाल नहीं हो। फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव इस्तेमाल होने से क्या होता है, इट रिड्यूसेस द पॉपुलेशन ऑफ सॉइल बॉर्न ऑर्गेनिज्म। ज्यादा जब आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं तो जो आपका नेचुरल अकरिंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, सॉइल बैक्टीरिया है, अच्छे बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जब आप ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे होता क्या, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल ये खराब होना शुरू हो जाती है और सॉइल का पीएच या एसिडिटी, एल्कलिनिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। इंक्रीज द सॉइल कंटेंट ऑफ द सॉल्ट कंटेंट ऑफ द सॉइल, सॉइल में नमक बढ़ना शुरू हो जाता है, सॉल्ट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे जो है सॉइल की पीएच इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। बाकी क्या क्या पॉल्यूटेंट्स होते हैं, कई सारे एयर पॉल्यूटेंट्स, स्पेशली एसिड रेन, जैसे मैंने बताया था कि एसिड रेन जब नीचे आती है इसका वेट डिपोजिशन जो होता है, तो हाइड्रोजन आयंस आते हैं, नाइट्रेट आयंस, सल्फेट आयंस, ठीक है, एमोनियम आयंस, ये डाउनपोर के थ्रू नीचे आते हैं, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली दे बिकम द पार्ट ऑफ द सॉइल, ठीक है। एंड ऑल्सो सॉइल रिसीव सम टॉक्सिक केमिकल्स ड्यूरिंग वेदरिंग ऑफ सर्टेन रॉक्स। जो रॉक्स होते हैं उन पर जब लगातार हवा के फोर्स पड़ता है, वाटर उस पर लगातार फोर्स मारता है, तो वो रॉक्स टूटना शुरू होते हैं, उसके अंदर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो बाहर रिलीज होना शुरू होते हैं, आसपास की जमीन वगैरह में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं, सॉइल में पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जब आप माइनिंग करके यूरेनियम को बाहर निकाल रहे हैं, प्लूटोनियम को बाहर निकाल रहे हैं, तो उस समय भी ये सब्सटेंस लीक होकर सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। या न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिलीज हो रहे हैं, ये भी धीरे धीरे पानी से होते हुए फाइनली सॉइल में पहुंच जाते हैं और सॉइल को इस तरह से रेडियो एक्टिव पोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। अब इफेक्ट क्या होता है सॉइल पोल्यूशन का, सॉइल अगर खराब है तो सब कुछ अल्टीमेटली खराब हो ही जाता है, क्योंकि सबसे पहले हुआ क्या, सॉइल की जो उपजाऊ क्षमता है, फर्टिलिटी है, वो खराब हो गई। क्यों? क्योंकि सॉइल का पीएच बढ़ गया, सॉइल में सैल्ट ज्यादा आ गया, सॉइल ज्यादा बेसिक नेचर का हो गया। ज्यादा जब आप फर्टिलाइजर डालते हैं, केमिकल डालते हैं, तो सॉइल में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया था वो कम हो गया, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जनरली सिम्बायोसिस के थ्रू काम करता है, और जब प्लांट्स को अल्टीमेटली बहुत सारा फर्टिलाइजर आप दे रहे हैं, यूरिया दे रहे हैं, तो प्लांट्स डिपेंड नहीं होते उन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पे, और ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप टूट जाती है, ये बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम होती है, लगातार जो पेड़ हम काटते रहते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ पौधे काटते रहते हैं, उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन बहुत होता है। सॉइल इरोजन जब होता है तो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो वहां से लीच ऑफ होकर चले जाते हैं, सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी होती है कम हो जाती है। रन ऑफ ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन कॉजेस लॉस ऑफ सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो इसमें रन ऑफ मतलब क्या है कि जब आपने, होता क्या है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो सॉइल को बांध के रखते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं सॉइल को होल्ड करके रखती है,
लेकिन जब आपने पेड़ काट दिया तो सॉइल लूज हो गया, अब हवा चली, पानी चला, तो वहां से जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो वहां से बहते हुए चले गए, तो इससे क्या हो गया, लॉस ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स होना शुरू हो गया। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ सिल्ट इन टैंक्स एंड रिजर्वोयर्स ड्यू टू सॉइल इरोजन। अभी जो सॉइल इरोजन होता है, जो ये मिट्टी जो चली जा रही है या आसपास के टैंक में जाके डिपॉजिट हो जाती है, उन पानी को खराब कर देती है। इसके साथ साथ वाटर पोल्यूशन भी करती है। हेल्थ इफेक्ट्स सिमिलर होते हैं, जो वाटर पोल्यूशन के हेल्थ इफेक्ट, जो बीमारियां आपको वाटर पोल्यूशन से होती है, वही लगभग बीमारियां सॉइल पोल्यूशन से भी होती हैं। और इसके साथ साथ जो पूरा इकोसिस्टम है वो भी डैमेज हो जाता है, क्योंकि जब प्लांट्स की ग्रोथ डैमेज होगी, क्योंकि सॉइल प्रोडक्टिव नहीं हो, तो प्लांट्स पर डिपेंड वाले ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाएगी, कार्निवोर्स कम होना शुरू हो जाएंगे, पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी हो जाता है सॉइल पोल्यूशन से। तो ये आपने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉइज पोल्यूशन। तो ध्वनि प्रदूषण को देखते हैं, नॉइज पोल्यूशन। तो देखिए, पॉल्यूशन आप समझते हैं कोई भी चीज जो अनवांटेड हो, अनडिजायरेबल हो, जिसकी आवश्यकता नहीं है या वो लेवल से ज्यादा है, जितनी सेफ लेवल से उससे ज्यादा कोई चीज वहां प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं प्रदूषण है ये। ठीक है, तो वैसे ही नॉइज जो एक रिक्वायर्ड लेवल है, एक एक्सेप्टेबल लेवल है, उससे अगर ज्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं नॉइज पोल्यूशन। तो नॉइज बाय डेफिनेशन, नॉइज होता क्या है? देखिए, एक होता है साउंड, एक होता है नॉइज। जब आप कोई चीज सुन रहे हैं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे, वो आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, आपको परेशान नहीं कर रहा, तो वो एक साउंड। और जब वो एक ऐसे डेसिबल पे पहुंच गया, बहुत सारा लार्ज डेसिबल्स हो गया, बहुत हाई वॉल्यूम हो गया कि अब वो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो अब वो आपके लिए नॉइज बन गया। तो नॉइज इज अ साउंड विदाउट वैल्यू और एनी नॉइज दैट इज अनवांटेड बाय द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट मतलब जो इस नॉइज को सुन रहा है, और वो उसके लिए अनवांटेड है, आपको उतनी आवाज नहीं चाहिए, आपको उतनी तेज आवाज नहीं सुनना है, तो अनवांटेड साउंड लेवल है। तो अनवांटेड साउंड लेवल को हम क्या कहते हैं? नॉइज कहते हैं। तो नॉइज लेवल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेसिबल्स। डेसिबल्स में इसको मेजर किया जाता है, ये यूनिट है। ठीक है, तो अगर डेसिबल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो साउंड में जो नॉइज का जो लेवल है उसकी इंटेंसिटी में क्या चेंजेस आते हैं, आइए देख लेते हैं। एन इंक्रीज ऑफ अबाउट 10 डेसिबल्स इज अप्रोक्सीमेटली डबल द इंक्रीज इन लाउडनेस। मतलब मान लीजिए कोई चीज अगर है, कोई चीज अगर आवाज आ रही है, वो 20 डेसिबल्स पे है, ठीक है, और उसकी अगर आपने लाउडनेस बढ़ा के 30 डेसिबल्स कर दी, ठीक है, तो चेंज तो सिर्फ 10 डेसिबल का हुआ, 30 माइनस 20 10। ठीक है, मतलब यूनिट में चेंज हुआ 10 डेसिबल का, लेकिन जो इफेक्ट है वो डबल हो जाता है। मतलब साउंड आपको जितना सुनाई पड़ रही थी, वो जो नॉइज था वो नॉइज डबल हो गया। चेंज सिर्फ 10 यूनिट्स का आया, लेकिन जो साउंड था वो डबल हो गया, जो नॉइज था वो डबल इंटेंसिटी से आपको परेशान करता। तो इंक्रीज ऑफ अबाउट 10 डेसिबल्स इज अप्रोक्सीमेटली डबल द इंक्रीज इन द लाउडनेस। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऑप्टिमम लेवल प्रिस्क्राइब किया है कि कितना नॉइज का लेवल परमिसिबल है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो WHO हैज प्रिस्क्राइब्ड ऑप्टिमम नॉइज लेवल कि दिन में, देखिए गाड़ियां दिन में काम कर रही हैं, व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, कारखाने काम हो रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, तो उससे ऑब्वियस बात है आवाज आए। तो जो डे टाइम है, डे टाइम में ऑप्टिमम नॉइज लेवल होना चाहिए 45 डेसिबल्स का, WHO ने प्रिस्क्राइब किया है। और नाइट टाइम में यही डेसिबल लेवल 35 होना चाहिए। ये एक ऑप्टिमम साउंड लेवल है जो कि होना चाहिए, जो कि एक्सेप्टेबल है। ये प्रिस्क्राइब किया WHO ने, और इतना नॉइज अगर हमारे अंदर आता है तो हम इससे बीमार नहीं पड़े। लेकिन अगर नॉइज लेवल 80 डेसिबल से ज्यादा हो गया, ये हैजार्डस है, ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, डेडली है। तो 80 डेसिबल से ऊपर अगर कोई नॉइज लेवल आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो ये हैजार्डस हो सकती है। अब नॉइज पोल्यूशन से होता क्या क्या है? नॉइज पोल्यूशन लीड्स टू इरिटेशन। पहले तो आप इरिटेट होगी, जैसे घर में कोई आपकी टीवी चला दे बहुत तेज से, गाना सुन तो आप इरिटेट हो जाते हो, तो सबसे पहला जो सिम्टम आएगा वो होगा इरिटेशन का। अगर वो चलता रहा, नॉइज आप लगातार सुन रहे हो, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, लॉस ऑफ टेम्पर, आप अपना आपा को बैठोगे। मेंटल डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। एनॉयंस, आप बहुत जल्दी चिढ़ सकते हो, फ्रस्ट्रेट हो सकते हो किसी चीज से। काम करने की जो एफिशिएंसी है वो कमजोर हो जाएगी। जैसे आप कहीं बैठ के पढ़ते हो तो शांत एनवायरनमेंट ढूंढते हो कि हाँ शोर शराबा ना हो, वहां पढ़ो, तभी आप एफिशिएंटली ध्यान लगा के पढ़ पाओगे। कहीं कोई आप पढ़ रहे हो, कोई तेज से चिल्लाए, गाना बजाए, आपको वर्क एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर लंबे समय तक आप तेज आवाज सुनते रहोगे तो
हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो जाएगा, आपकी सुनने की शक्ति क्षीण हो जाएगी, लॉस ऑफ हेयरिंग हो जाएगा, और परमानेंटली अगर ये चलता रहा तो आपकी सुनने की शक्ति हमेशा के लिए चली जाएगी। ठीक है, अब इसको रोकने का तरीका क्या है कि अपने आसपास खूब पेड़ उगाएं। ट्रीज के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो नॉइज को एब्जॉर्ब करना जानते हैं। ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं। वैसे ही अगर आपके घर के आसपास ग्रीन बेल्ट है ट्रीज, तो ये नॉइज एब्जॉर्बर का काम करता है। ठीक है, तो जितने ज्यादा ग्रीन बेल्ट होगी, जितने ज्यादा ट्रीज होंगे रेजिडेंशियल एरियाज में, तो वहां पे क्या है कि जितना भी नॉइज का लेवल है उसको काफी हद तक ट्रीज कम कर देंगे, कमजोर कर देंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक, तो एक सिस्टम बनाया गया है एम्बिएंट नॉइज लेवल मॉनिटरिंग के लिए, कि जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें जो नॉइज है उसको मॉनिटर करने के लिए। तो हमारे यहाँ कानून है नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन रूल्स 2000। तो इन द ईयर 2000 एक एक्ट बनाया गया था, नॉइज पोल्यूशन रूल्स 2000 एक्ट। इसमें नॉइज को कंट्रोल और रेगुलेट करने की बात की गई थी, और डिफाइन किया गया था कितना नॉइज लेवल होना चाहिए हर एरिया में। अलग अलग एरिया, अलग अलग इंडस्ट्रियल जोन, अलग अलग रेसिडेंशियल एरिया या हॉस्पिटल, यहाँ पे आसपास कितना ज्यादा होना चाहिए नॉइज लेवल, उसको डिफाइन किया गया इस एक्ट में। उसके साथ साथ 2011 में भारत की केंद्र सरकार ने लॉन्च किया एक रियल टाइम एम्बिएंट नॉइज मॉनिटरिंग नेटवर्क। ठीक है, नॉइज मॉनिटरिंग मतलब जो भी आसपास का एरिया है वहाँ पे कितना ज्यादा जो है ध्वनि प्रदूषण है उसको मॉनिटर करने के लिए, सर्विलांस करने के लिए रियल टाइम सिस्टम को लॉन्च किया गया। इसके साथ साथ साइलेंस जोन्स की बात की गई और कहा गया कुछ एरिया में साइलेंस होना चाहिए, बिल्कुल वहाँ पे आवाज बहुत कम से कम होना चाहिए। तो ये एरिया वो एरिया होते हैं जो कि होते हैं हॉस्पिटल्स के आसपास। ठीक है, हॉस्पिटल के आसपास जो 100 मीटर का रेडियस होता है वहाँ पे कोशिश की जाती है कि वहाँ पे कम से कम आवाज रहे, हॉर्न्स को ब्लो कम से कम किया जाए। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, स्कूल कॉलेजेस जो है, वहाँ कोर्ट्स, रिलीजियस प्लेसेस, इन एरियाज के आसपास नॉइस लेवल कम होना चाहिए या ऑलमोस्ट साइलेंस जोन होना चाहिए। तो और समय समय पे सरकार किसी और पर्टिकुलर एरिया को भी डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, कि ये क्या है, एक नॉइस ऐसा एरिया कि जहाँ पे नॉइज नहीं होना चाहिए, साइलेंस जोन होना चाहिए। तो दिस कैन बी आल्सो डिक्लेयर्ड बाय एनी सच कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरह से नॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाया गया है नॉइस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हमने यहाँ पे देखा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, उसके साथ हमने देखा सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, और उसके साथ हमने देखा नॉइस पोल्यूशन।